पैसे और सुरक्षा के लिए लिया शाहरुख खान का नाम। सरधना के सपा विधायक अतुल प्रधान ने भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम पर लगाए आरोप। सरधना के सपा विधायक अतुल प्रधान ने बुधवार को पूर्व विधायक संगीत सोम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर जमकर निशाना साधा। अब जैसे ही बांग्लादेश की और ये शाहरुख खान वाली बात आई, इसके पीछे से फिर एक धमकी आई। धमकी आई है बांग्लादेश से व्हाट्सएप के नंबर पर, इनके पीए पर। सुनिश्चित करे सरकार कि किसी जनप्रतिनिधि के साथ कोई अनहोनी ना हो, उसकी सुरक्षा पुख्ता की जाए। तो अभी पिछले दिनों हमारे खुद के क्षेत्र में दोराला में एक प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम अच्छा था, उसके लिए हम नहीं बोलना चाहते। किसी गरीबों की मदद करना कोई गलत काम नहीं है, वो अच्छा काम है। लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग बातें बोलना, ये बहुत खराब बात है। मैं जब से यहाँ पे राजनीति में हूँ, चूंकि मैं एक ही दल की पॉलिटिक्स किया हूँ, एक ही दल में हूँ जब से राजनीति की शुरुआत की, आप सब लोग जानते हैं, छात्र राजनीति लेकर अब तक। और हमारे जो सामने जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वो हमारे प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं है कि हमारी कोई उनसे जमीन जायदाद की लड़ाई है या कोई हमारी उनसे कोई और किसी तरह की लड़ाई है। हमारी लड़ाई उनसे विचार की है। उनका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है। हम उस विचार के आदमी नहीं, लेकिन विचारों में भी कुछ नैतिकता होती है। कुछ जब आप मंच पे लोगों के सामने बोलो, सार्वजनिक कोई बात बोलो, तो उसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए या कुछ लॉजिक भी होना चाहिए। अभी पिछले दिनों आप लगातार देखते होंगे, उनके हमेशा जो बयान हैं वो विवादों से घिरे हुए रहते हैं। कभी वो किसी दल के नेता के लिए अपशब्द बोलते हैं, कभी किसी जाति और धर्म के नाम पर किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं। हमेशा उनकी भाषा तोड़ने की होती है, जिसके हम लोग सख्त खिलाफ हैं और पहले दिन से खिलाफ हैं। और मैं कहना चाहता हूं, चूंकि मैं सरधना विधानसभा की पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने वो भी समय देखा इस सरधना में जब वो बसपा से टिकट मांग रहे थे और लगभग टिकट उनका तय हो गया था 2007 के एमएलए का। आप पूछिएगा, जो मैं बात पूछूं आपसे कहूंगा कोई गलत हो, वो टिकट नहीं हो पाया। तो वही शख्स 2009 में समाजवादी पार्टी से आप सब लोगों के सामने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा मुजफ्फरनगर के बने और 9 में वो चुनाव हार गए। उसके बाद उनका यहां भी मन नहीं लगा, फिर उनका सीधा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 12 का टिकट पाया, सरधना विधानसभा से वो चुनाव जीते। हमारे पास मौका था अपने आप को साबित करने का। हम छात्र राजनीति से गए थे पहले नंबर पे, वहां पर पहुंचे, 12 में हम चुनाव हारे। हमने 5 साल मशक्कत की, हम फिर चुनाव हार गए। वो फिर भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए 2017 में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद में उनके पास सारी वो साधन और सुख सुविधाएं थी जिससे वो लोगों का भला कर सके, लेकिन जनता ने हमें मौका दिया और 22 में मैं विधायक बन गया। ये सरधना से संबंधित हिस्ट्री मैंने राजनीतिक आपको बताई। हमारे से पहले महान शख्सियत हुए रविंद्र पुंडीर साहब, वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिनकी छवि, जिनकी ख्याति दूर दूर तक है। उनको लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं, उनके मरणोपरांत भी मानते हैं उनको। लेकिन जो ये शख्स है हमारे यहाँ, ये पूरा का पूरा, पूरी की पूरी यहाँ और सब जगह धार्मिक उन्माद फैलाने का इनका मकसद है। क्योंकि क्या हुआ पिछले दिनों, जैसे ये चुनाव हारे 2022 का, हम तो 2 बार हारे, हार पचाई, जनता में मेहनत की, जनता ने उसके बदले में हमें चुनाव जिताया। और हमने पहले दिन से ये बात कही कि हमारे लिए जनता फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी हमारी जनता है। इनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी पैसा है, बेईमानी है, झूठ है, धार्मिक उन्माद है, इनके लिए ये है। और वो कैसे है उसको मैं आपको कुछ देर में जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी जैसे जैसे इनके बयान आते जाते हैं आप देखते होंगे, कभी इनका बयान रामगोपाल जी के लिए आया, हमारे नेता हैं, फिर इनका बयान माननीय अखिलेश जी के लिए समय समय पर आता ही रहता है। हिंदू मुसलमान से संबंधित कभी कोई शब्द, कभी किसी तरह का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो लास्ट वाला शब्द था वो इन्होंने जो इस्तेमाल किया, आप उसकी तह तक नहीं गए। वो शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, जो शाहरुख खान का नाम आया, वो लाइट में आने के लिए तो आया ही, लेकिन साथ साथ
जो सिक्योरिटी है इनकी वो बनी रहे, इसके लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया। और ये इस तरह की चीजें पहले भी करते रहे, वो मैं आपको बताऊंगा, आप उससे सहमत होंगे और आपको चीजें उसकी पता मिलेगी। ऐसा हुआ कि जैसे ही इन्होंने इस शब्द बोला और इस शब्द के ऊपर बहस छिड़ी, नेशनल मीडिया में चीजें चली, इंटरनेशनल मीडिया में चीजें गई और बीसीसीआई ने कुछ फैसला भी लिया। हालांकि वो बातें सब दोहराने की जरूरत नहीं है, जो बातें हो चुकी है बातें कि 1.5 साल पहले जिसकी वजह से, जिसके कारण से पूरा बांग्लादेश उबाल खा रहा था पूरा बांग्लादेश, और वहां पे जगह जगह सड़कों पे प्रदर्शन और हिंसक प्रदर्शन हुए, सैकड़ों लोगों की जानें वहां पर गई। वहां की जो सर्वेसर्वा थी शेख हसीना जी, उनको वहां से छोड़कर भागना पड़ा। मैं तो सवाल करता हूं, क्या एक बार भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बात पर सवाल जवाब किए कि आपने 1.5 साल से यहां पर, जिससे पूरा बांग्लादेश जला, जिसके कारण से, जिसकी वजह से वहां पर लड़ाई चल रही है, क्या उसके ऊपर आपने सवाल उठाया? उसको आपने यहां पर क्यों रखा हुआ है? उसको यहां से क्यों दूसरी जगह नहीं भेजा? जब ये लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, हमेशा हिंदू और मुसलमान की चर्चा करना चाहते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं, तो आप किसी मुस्लिम कंट्री में उनको भेज देते या भिजवा देते। आपके पास चारा था, आप भेज देते। एक दिन भी जो लोग हमारे यहां से ट्रेड करते हैं बांग्लादेश से, मैं तो कोडिन सिरप पर अभी सवाल उठा के आया हूं। इसी बॉर्डर से कोडिन जाती थी, कोडिन सिरप दरिया पार होते हुए कौन कराता था पार? क्या बिना बॉर्डर के, बिना किसी सेंट्रल फोर्सेस के क्या वो सप्लाई कोडिन सिरप हो जाती बांग्लादेश? जिसके ऊपर पकड़े गए शुभम जायसवाल, टाटा, वो सिपाही, और जगह जगह गाजियाबाद जगह मुकदमे दर्ज हुए, इन्हीं की मार्फत हो रहे थे ना। उस पर एक सवाल कभी पूछा हो, बोला हो तो ये बता दें। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे इसलिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इस हिंदुस्तान में जो बड़ी बहस हो रही है एक ऐसे उद्योगपति पर जिसका सब लोग नाम जानते हैं, जो एयरपोर्ट, पोर्ट, हर जगह जिनकी दखलंदाजी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नजदीकी माने जाते हैं, गुजरात से आते हैं। जब वो झारखंड, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह प्लांट लगाकर बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं बिजली, उसके ऊपर सवाल ये क्यों नहीं उठा रहे हैं? इनको उठाना चाहिए था उस पर सवाल। फिर पाकिस्तान बैन है हमारे यहां, पाकिस्तान के लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन अगर कोई सीरीज आती है इस तरह की, जिस सीरीज में कुछ ऐसी चीजें हो कि मान लिया अलग अलग देशों की टीम हो, किसी पोल में वो हो, किसी ग्रुप में वो हो, किसी ग्रुप में वो हो, उसके मैच अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। लेकिन बीसीसीआई ने जो सूची सौंपी होगी, उसी सूची के आधार पर क्या ना उस खिलाड़ी का नाम आया होगा। लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि बीसीसीआई ने उसको बैन कर दिया। ठीक है, वो बात भी अब ये लोग नहीं बोल पाएंगे, बोल इसलिए नहीं पाएंगे वो वाली बात क्योंकि वो भी चीज अलग हो गई। ये भी नहीं बोल पाए कि जूही चावला भी है, उसके हस्बैंड भी हैं उस कंपनी में, उसकी बात भी ये लोग नहीं बोल पाएंगे। और फिर अगर प्रश्न चिन्ह ये लोग जहीर खान पर उठाने लगे, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मुरादाबाद के खिलाड़ी को इनाम दिया है, अमरोहा के मोहम्मद शमी, उसके लिए ये लोग बोलने लगे। अगर ये लोग हमारे पठान बंधु के लिए बोलने लगे, आप तो सिर्फ और सिर्फ ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की आपको बात चलानी है। ये बात आगे बढ़ गई, चर्चा में आ गई, लेकिन अभी तक इनका एक बयान मध्य प्रदेश में दूषित पानी पीने से इंदौर में जो सफाई के क्षेत्र पहला नंबर है जिसका इंदौर का, उन 15 लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। यहां पर रोजाना लूट, हत्याएं, बलात्कार, दुष्कर्म, जगह जगह छिनेटी, तमाम घटनाएं होती हैं, उनके विषय में एक बार ये बोलना नहीं चाहते। खेती किसानी पर बोलना नहीं चाहते, महंगाई पर बोलना नहीं चाहते, गरीबी पर बोलना नहीं चाहते, शिक्षा स्वास्थ्य पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा विषय जिससे जनता का ध्यान भटकाना हो और अपना स्वार्थ से जुड़ा, ये काम इन्होंने किया। अभी मैं जो आपके सामने कागज लेकर आया हूं, ये हिंदू मुसलमान की बात लगातार बोलते हैं। ये लगभग 12-15 कंपनियां हैं जिनमें ये या तो डायरेक्टर है, या तो ये डायरेक्टर है, और या इनकी पत्नी डायरेक्टर है, या इनकी साली डायरेक्टर है। और जो आपने टीवी पर देखा होगा, पहले भी चर्चा कई बार रही
जिस कंपनी का नाम लेते हैं अल दुआ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये अलीगढ़ की है, ये सेकंड नंबर पर इस पे लिखी हुई है। इसके अलावा अल अनम नाम से भी है एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बाकायदा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं एफिडेविट इनका, ये गोल घेरे वाला। आप इनसे पूछिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप नए नए हिंदू बने, ऐसा तो नहीं है कि आपकी दोस्ती अभी जो हिंदू और मुसलमान के साथ आपके साथ पार्टनरशिप रही मोइन कुरैशी के साथ, क्या ये कालांतर में जो फिर पहले आप डायरेक्टर थे और फिर आने वाले समय पर आपकी साली उसमें डायरेक्टर रही और फिर आने वाले समय पर क्या गोपनीय रूप से उसमें आपकी अब भी साझेदारी है या नहीं है? आप गौर से देखिए इसका चेहरा, इस व्यक्ति का चेहरा, ये इन्हीं का ही फोटो है 2006 का, और ये बाकायदा इनका एफिडेविट है 25,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। और इसमें अलदुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर संगीत सोम पुत्र श्री ओमवीर सिंह जी, निवासी 64 कौशाम्बी नगर गाजियाबाद, इसके दूसरे पार्टनर हैं इसी में मोइनुद्दीन कुरैशी पुत्र श्री साउद्दीन, निवासी 3 खुर्जा के रहने वाले हैं। ये एक हैं रावत हैं कोई, ये इसमें है, ये फॉर्म नंबर 32 आता है इसमें। आप देखिए ये ऐसे ही नहीं है, मैं बाकायदा प्रूफ लेकर बैठा हूं। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों के किसी दिखावे ना आए। ये लोग पीछे से क्या है, इनका काला चिट्ठा क्या है, ये भी जनता को समझना चाहिए। एक तरफ ये लोग बीफ फैक्ट्री में, मीट की फैक्ट्री में डायरेक्टर बने हुए हैं, उससे ये लोग पैसा कमाए हैं। वहां पर जो पशुओं का कटान होता है, जिसमें 5,000 के लगभग ऊंट, बकरी, भैंस के कटान की अनुमति इन्होंने मांगी थी। अगर ये चीज गलत हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे ऊपर जिनके लिए मैं बोल रहा हूं मानहानि का केस दर्ज करें अगर मेरी एक भी बात झूठ हो, और अगर सच है तो सबके सामने आकर स्वीकार करें कि कमेले में बीफ फैक्ट्री में इनका साझा रहा है और आज भी ये लोग कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त हैं। न केवल एक फैक्ट्री बल्कि दूसरी फैक्ट्री का नाम मैंने आपको बताया, दूसरी फैक्ट्री का नाम है अल अनम एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड। और ये पूरी मैं आपको सूची दूंगा जिन जिन फैक्ट्रियों में डायरेक्टर हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय चल रही है, अगर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं तो इनकी कुछ चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित हो, जिससे इनकी अपूर्व संपत्ति, काली संपत्ति की भी जांच होना जरूरी है। और ये किस तरीके से जुटाई गई है इसके लिए भी ये जरूरी है। एक ये फॉर्म नंबर 1 आता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो ये अलदुआ फूड प्रोसेसिंग का है और ये इन्होंने ही ये कंपनी रजिस्टर की है। ये फॉर्म नंबर 1 है और ये इसका सर्टिफिकेट है, ये इन्हीं के नाम पर है। आप चाहें तो अभी नेट पर जाइए और ये सारी जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी जानकारी आपको इस समय पर नेट पे भी उपलब्ध मिल जाएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता भी समझे ये पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं और पर्दे के आगे इनका क्या काम है। एक कंपनी है, ये जिन जिन में डायरेक्टर है, ये उसकी है जूबा कोप करके। आप नेट पे कर जाएंगे तो जूबा कोप करके आपको इनकी जो कंपनियां हैं संगीत सोम के नाम की, तो ये कंपनियों के बारे में आपको साफ स्पष्ट आपके माध्यम से फिर मैं क्लियर कर दूं कि जनता जिससे गुमराह ना हो, ये जूबा कोप करके है। आप YouTube पर जाइए या सर्च करिए गूगल पे जाकर, तो आपको कंपनी में और इनका नाम डालेंगे तो जिस जिस कंपनी में ये इनकी पत्नी और साली जहां पर भी डायरेक्टर हैं उसकी जानकारी आपको पूरी की पूरी स्वतः ही मिल जाएगी।
एक कंपनी है इनकी तेजस ऑयल के नाम से। ये तेजस ऑयल जो कंपनी है इसमें भी ये खुद डायरेक्टर हैं। इनमें मुझे नहीं पता, सोनी इनके घर में साली है, सिमरन नाम है इनकी वाइफ का, तो लेकिन ये सोनी ठाकुर हैं, शायद साली लगती हैं इनकी। तो ये जो तेजस कंपनी है, तेजस ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ये आप कंपनी पूछें वैसे तो लगेगा कि ऑयल की कंपनी है, कि ऑयल कंपनी है, लेकिन इसके अगर अंदर जाकर आप देखेंगे तो ये जैसे प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने की जो यूनिट लगती है उस तरह की कंपनी है, जिसमें प्रोविजन है मीट रखने का प्रोविजन, कि उसको पैक करके कैसे मीट को सप्लाई किया जाए उसके लिए है। ये इस पे है, आप देखेंगे जुबा क्यूब में जाकर इसका आपको पता लग जाए। मतलब सारे धंधे हैं, मीट को स्लेटर हाउस भी रहा है, उसके अलावा फ्रीजन जो फ्रीज कर देते हैं मीट को, उसकी जो कंपनी होती है वो है ये तेजस ऑयल कंपनी। और मैं इसका भी कागज आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसमें प्रोसेसिंग एंड प्रोविजन ऑफ मीट, फिश, इसमें लिख रहा है मीट और फिश को भी रख सकते हैं, मछली का भी काम है। इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल्स और ऑयल्स अलग है। इसमें नाम साफ साफ लिखा हुआ है इधर, डायरेक्टर ऑफ तेजस ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आर सोनी ठाकुर, अमित कुमार एंड संगीत सोम। ये इसमें भी है। मैं आप सब लोग मेरठ के रहने वाले हैं, मुझे भी आप अच्छी तरह जान रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह जान रहे हैं, लेकिन शायद ये सच्चाई आपको पहले कभी ना पता चली। और ये आपको ये कहने की जरूरत नहीं है जब उनसे सवाल पूछें, ये मैं जो कागज दूंगा, इन कागज के आधार पर आप उनसे पूछिए कि अतुल प्रधान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हमें कागज दिए हैं, अगर वो गलत हैं तो बताइए, और अगर सही है तो वो सही है। फिर उसको ज्यादा जो मंच पर चढ़कर हिंदू मुसलमान आप बोलते हो हर दिन, वो बोलने लायक आप नहीं हो। ये ब्लूमिंग बिल्टेक प्राइवेट कंपनी है। ये ब्लूमिंग जो बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड है, इसका भी यही काम है, मीट और फिश, इसका भी यही काम है। सोचो आगे क्या और पीछे क्या, ये समझने की जरूरत है। आप सब लोग जितने यहां बैठे हैं, किसी ना किसी हम लोग धर्म में मान्यता रखते हैं अपनी। मान लिया हम लोग हिंदू धर्म से हैं, कोई यहाँ पे बैठा होगा मुस्लिम भी भाई हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई जैनी हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, कोई जाति के अलग अलग लोग हो सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर मैं मंच पर चढ़कर तो बड़ी बड़ी बात बोलूं, झूठ और सच बोलूं, ऐसी बात बोलूं जिससे जनता का तो कोई फायदा ना हो बल्कि अलगाव हो, और पीछे से ऐसे धंधे करूं जिस धंधे में पूरी तुम्हारी पोल खुलती हो, तो ये वो धंधे हैं इनके। ये अलग है, ये बिल्डर्स की है, ये बिल्डर की कंपनी है, इसमें भी ये डायरेक्टर है। ये सिमरन ठाकुर हैं और संगीत सोम दो डायरेक्टर हैं। ये बिल्डिंग का काम होता है इनके यहाँ। ये फिल्म भी बनाने की कंपनी इन्होंने बनाई थी। ये फिल्म मेकर भी हैं। शायद रोल मिल जाए इन्हें, ईश्वर करे एक रोल इन्हें भी मिल जाए उसमें। मैं कहूंगा मुंबई के लोग अगर किसी को पकड़ना है कि आगे पीछे क्या है, आगे से क्या पीछे से क्या, तो जरूर हमारे यहाँ एक है जिसको आप अपनी नाटक कंपनी में भर्ती कर सकते हो। अच्छा नाटक कराना हो, झूठ बुलवाना हो, और हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाना हो, किसी को बांटना हो, झूठी सच्ची चीज चलानी हो, फर्जी मुकदमों में जेल भिजवाना हो, फर्जी मुकदमे लगवाकर धाराएं घटवानी बढ़वानी हो, जमीन जायदाद का कोई काम हो, कोई किसी के पास मीट को रखने के लिए कोई जगह न मिल रही हो, किसी की मछली कहीं पाल रखी हो कि लंबे समय तक फ्रीज करनी हो, तो वो भी काम। अभी और भी कारनामे हैं। अभी जो शराब वाली तो पता ही नहीं चली, शराब वाली कहाँ गई? शराब वाली भी तो फैक्ट्री है, वो उसमें भी तो है ही। बाकी नेताओं के लिए तो थोड़ा है। नहीं मैं बता, ये बेवरेज कंपनी है, ये यमुना ब्रेवरेज पोंटा साहिब में शराब की फैक्ट्री।
शराब, मीट, मछली, बीफ, भैंस कटान, बकरी कटान की परमिशन, ऊंट कटने की परमिशन। अच्छे हिंदूवादी हो तुम भाई, बहुत तकड़े हिंदूवादी हो। मोइन कुरैशी अब तो चला गया बेचारा, लेकिन सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर, उसकी कंपनी में डायरेक्टर, उसके साथ इकट्ठे मिलकर बीफ फैक्ट्री चलाएंगे और यहां पर आकर लोगों को गुमराह करेंगे हिंदू और मुसलमान के नाम पर, बेवकूफ बनाएंगे जनता को। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार तुरंत के तुरंत जांच करे इस चीज के ऊपर। ऐसे लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए सरकार की तरफ से, और जांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी नहीं है कि राजनीति में कौन बड़ा होगा कौन छोटा, ये इसलिए जरूरी है कि इंसानियत जिंदा रहे। ये इसलिए जरूरी है कि यहां जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो कहीं ना कहीं यहां पर जिंदा रहे। और हम तो सीधा कहते हैं कि कोई गलत करे, कोई गलत काम करे, किसी तरह का गलत करे, उसके खिलाफ जो आपको कार्रवाई करनी है आप कार्रवाई करिए। हम कभी उससे पीछे नहीं है। अगर कोई हमारा हिंदू भाई या कोई मुस्लिम भाई, अगर कोई किसी तरह की गलत चीज में, हिंदू मुसलमान कोई अगर शामिल है, उसके खिलाफ सरकार जो काम करती है हम उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे बेरूपिया और कम से कम ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर टिके हुए हैं, जिनकी पूरी सियासत कभी बसपा, कभी सपा, कभी भाजपा, कभी लोकदल के लिए अपशब्द बोलना, कभी किसी दल पार्टी के लिए कुछ बोलना, कभी किसी नेता को डेढ़ जिले की पार्टी, किसी पार्टी को बता देना, ये इनकी चीजें हैं। इनकी कम से कम लोगों को पता चले। यही यमुना ब्रिवेज मैं अभी कुछ दिन बाद और खोलूंगा चीजें। इसको इन्होंने 2017 में किसी एक व्यापारी को, किसी ने व्यापारी बेचने के लिए निकाला, अपनी शराब फैक्ट्री को पोंटा चड्डा जो पोंटा साहिब में थी, बेचने के लिए निकाला, तो किसी से मोटी रकम करोड़ों में ले ली और लेने के बाद में उसको एग्रीमेंट कर दिया। जब वो उसको लेने के लिए उसकी रजिस्ट्री या कुछ कंपनी को मालिकाना हक लेना था, तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा करा दिया और उसकी रजिस्ट्री किसी और को करा दी और एग्रीमेंट वाले को भगा दिया मुकदमा लगाकर। वो भी आएगा मौका, वो भी हमारे संपर्क में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी इस तरह के लोग हों, जो इनके सताए हुए हों, जिनकी जमीनों पर उल्टा सीधा दबाव डालकर इन्होंने कब्जे कराए, जिनके साथ ये शामिल हों, हम लोग उनके लिए तत्काल बैठे हैं। हमें उसकी सूचना दें, हम जरूर उस मुद्दों को जनता के सामने जरूर रखेंगे। अब आइए इसके आगे की तरफ। 2013 में जब ये 12 में विधायक बने, पहला हमला होता है इनके ऊपर। 2012 में सरकार बनी, शायद 12 के लास्ट में या 13 में, उसमें मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन किसी साल में ये अपने ईश्वर करे हम और वो और भी लोग सही सलामत रहे। ईश्वर 100 साल सबको जिलाए और लड़ाई सही सलामत की सही की है। हम भी सही रहें, वो भी सही रहें, जनता के लिए काम करें, वो भी करें, हम पे जो हो सकता हम भी करें, लेकिन झूठ फरेब तो नहीं चलेगा। पहला हमला हुआ इनके ऊपर। आप पता करिएगा उनसे, जब आपको हाई कोर्ट से सुरक्षा मिली तो क्या कहकर इन्होंने सुरक्षा ली? इन्होंने सुरक्षा ली कि मैं गौ रक्षक हूं और मैं गौ रक्षा करते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं। हाई कोर्ट में इन्होंने ये एफिडेविट लगाया और इनको हाई कोर्ट से वाइस लेने की सुरक्षा मिल गई। आज तक वो केस लंबित है। मैं इनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपको बताएं कि जो वो सुरक्षा जिस समय हाईकोर्ट से मिली थी, जो आपके ऊपर गोली चली थी पहले नंबर पर, उसमें आज तक उस केस में क्या हुआ, उसके लिए श्वेत पत्र जारी करके जरूर बताएं इस चीज को कि भाई आप बताओ ये चीज कि जो पहले आपके ऊपर जो वाइस श्रेणी सुरक्षा जिसकी वजह से मिली थी, उस केस में क्या हुआ, बता नहीं पाएंगे। और फिर सोचो, जैसे ही 17 की सरकार बनी, जो बीच में धमकी आई, कैसे आई, जांच कर ले सरकार, दूध का दूध पानी का पानी कर दे। लेकिन आप तो सब मेरठ के रहने वाले हैं। कैंट जगह कैसी है? कैंट है अति सुरक्षित क्षेत्र, जो मिलिट्री का एरिया है,
उसी जगह पर इनकी कोठी है। सोचो, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रचंड बहुमत की, उसमें ये सत्ताधारी, उसी सत्ताधारी पार्टी के विधायक, और विधायक कैसे, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको लोगों को पता चलनी चाहिए बात, और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप ये सच्चाई जरूर दिखाइए और बताइए। प्रचंड बहुमत की सरकार, सत्ताधारी पार्टी के विधायक और कैंट का अति सुरक्षित एरिया, एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर, जिस पर Z+ की सुरक्षा सीआरपीएफ की, उस समय Z+ की सुरक्षा सीआरपीएफ की केंद्र की थी। और यह भी ध्यान रखना, उसी समय वायु श्रेणी की सुरक्षा उत्तर प्रदेश से हाईकोर्ट वाली भी थी। दोनों सुरक्षा चल रही थी तब भी। कैंट का क्षेत्र, सत्ताधारी पार्टी, उसी सत्ताधारी पार्टी के विधायक, Z+ की सुरक्षा, और हमला हो जाता है। हालांकि वो गोबर से सना हुआ था, जो वो ग्रेनेड था, वो खुट्टल ग्रेनेड था। वो ग्रेनेड पता नहीं कहां पड़ा, उसकी पिन उसकी छत के ऊपर मिली थी। अभी मुझे याद है, अखबार में छत के ऊपर मिली, रखी हुई उसकी पिन। आज तक वो केस नहीं खुला। ये आज तक उसके लिए कहीं गए, किसी अधिकारी से वार्ता की। उसकी सच्चाई मैं आपको बता दूं, आज उसकी सच्चाई ये है कि उस समय के मौके के तत्काल एएसपी, नाम नहीं लेना चाहता मैं, अब जिले के कप्तान है एक के, उसके ऊपर ये केस था। सदर में कौन एएसपी था आप पता कर लेंगे। उस समय उन्होंने वो केस खोल दिया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरकार की फजियत होगी, वो केस को दबा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि उस केस का क्या हुआ कि एक विधायक के ऊपर ग्रेनेड से हमला हो, जिसके ऊपर Z+ की सुरक्षा है। बताइए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर उठता है। गोलियां चली, खुलासा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि खुलासा होना चाहिए उसका। अब जैसे ही बांग्लादेश की और ये शाहरुख खान वाली बात आई, इसके पीछे से फिर एक धमकी आई। धमकी आई है बांग्लादेश से व्हाट्सएप के नंबर पर, इनके पीए पर। सुनिश्चित करे सरकार कि किसी जनप्रतिनिधि के साथ कोई अनहोनी ना हो, उसकी सुरक्षा पुख्ता की जाए। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये बात तो सही है, उनकी या किसी भी जनप्रतिनिधि की, आम आदमी की भी सुरक्षा करने का इंतजाम सरकार का है। लेकिन जब बांग्लादेश से धमकी आ गई, किसी ने बताया, एक अधिकारी ने, नाम नहीं लेना चाहते हम, एक अधिकारी ने हमसे बताया, जानकारी दी, इसी सरकार के अधिकारी ने, नाम ले देंगे तो बेचारे का नुकसान हो जाएगा। उसने बताया कि अब रिव्यू होने वाला था सुरक्षा का, और रिव्यू में सुरक्षा शायद चली जाती है। तो ऐसे मौके पर जो बांग्लादेश से धमकी आई है, जिस भी व्यक्ति ने धमकी दी है, कम से कम ये जरूर खुलासा होना चाहिए। अच्छा, आप ही तो सब पत्रकार साथी बैठे हैं। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनके ऊपर धमकी आई, धमकी ऐसी निकली, खुद ही दिलवा ली थी अपने आप को। पता है, नाम नहीं लेंगा मैं, क्योंकि वो हमारे नाराज हो जाएंगे, तो कहेंगे भाई नाम बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी ये आपके कंकरखेड़े थाने में क्या हुआ था, कहीं आई थी व्हाट्सएप से किसी को धमकी, खुल तो गया था केस, सबको पता है, तो खुल जाए केस। और जो इसमें दोषी हो, अगर मान लिया धमकी सही है, तो सुरक्षा आपके पास है ही। और सुरक्षा के लिए और हम कहना चाहते हैं, आम आदमी, किसी को किल्लत है रोटी की, किसी को किल्लत है रोजगार की, किसी की फसल की दाम नहीं मिल रहा, आलू बिक रहा सड़कों पे, एक तरीके से इतना सस्ता है, इतनी बुरी हालत है। आप सब लोग बैठे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, किसी तरह अपनी मेहनत से काम चला रहे हैं। एक आदमी के ऊपर 11 साल में, सोचो आप, 11 साल में 66 करोड़ रुपया, 132 महीने सुरक्षा रही है इनके पास, लगभग 66 करोड़ रुपया सिर्फ इनकी सुरक्षा पे खर्च कर दिया सरकार ने। तब भी खतरा है। मुझे पता चला अभी कि आज इस समय मौके पर भी 2 सुरक्षाएं हैं। केंद्र ने Z+ काटी तो यूपी से Z मिल गई, वाई केंद्र की है, आज ही जाइए
अगर मेरी बात गलत हो तो वाइस श्रेणी की सुरक्षा सीआरपीएफ की उनके साथ केंद्र की है इस समय मौके पे। और दूसरा नंबर जो उत्तर प्रदेश से सुरक्षा है वो है जेड की। उत्तर प्रदेश में 10 लोगों के पास जेड श्रेणी की सुरक्षा है कुल, और जेड प्लस की जो सुरक्षा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, विनय कटियार जी, ब्रिजेश नहीं आपके केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश आपके जो पूर्व दिनेश शर्मा जी, और इनको लगा के 12 लोगों के पास सुरक्षा है जेड प्लस की। और इनके बाद जेड की उत्तर प्रदेश सुरक्षा है वो मात्र 10 लोगों के पास है। इस उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। रोजाना लोग जिनकी लोगों की हत्याएं हो जाती हैं वो एक एक गनर के लिए मारे मारे घूमते रहते हैं कि हमारी हत्या हो जाएगी, और बदमाश चेतावनी देकर धमकी देकर उनकी हत्याएं कर देते हैं। उनको एक गनर नहीं मिल पाता। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन ये वहां से पता है कितने कितने कांस्टेबल और दरोगा हैं? 37, 3 दरोगा, 34 सिपाही, गारद घर की अलग, सरदने की गारद अलग, मेरठ की गारद अलग, कौशाम्बी की गारद अलग, 2 पुलिस की गाड़ियां सरकारी खर्चे पर पुलिस लाइन से सुबह तेल भरकर जनता के पैसे की गाड़ी कमाई को लेकर इनको चलती हैं। सुबह ही तेल भर के, और तेल अगर कहीं पर कम पड़ जाए घूमने में तो वहीं पर सरकारी पैसे से दोबारा खर्चे तेल भरा जाएगा, पर्ची बनकर सरकार उसका खर्च करेगी। 34 सिपाही और 4 दरोगा इनके साथ हैं। 2 सरकारी गाड़ियां तेल भर के बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अगर खराब होगी तो दूसरी आ जाएगी, और तीसरी गाड़ी जिस थाना क्षेत्र से जाएंगे उसमें वायरलेस हो जाएगा, जानकारी दे देंगे, तीसरी गाड़ी सरकार की वो मुहैया होगी। अब आप बताओ आम आदमी कहां जाए भाई? 66 करोड़ रुपया कैसा दिखावा है भाई ये? कोई बताए इस चीज को। और मैं फिर कहना चाहता हूं इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी या किसी की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को वो सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये चीज नहीं चलेगी। हमला हो जाता है विधायक के ऊपर और आज तक केस खत्म नहीं हुआ। ग्रेनेड से हमला हो गया विधायक के ऊपर, आज तक केस को कुछ पता नहीं चला। बीच बीच में धमकी आई अलग अलग जगह की। एक कलेक्टर थे यहां के उस समय 2017 से 20 तक, नाम चारों पर निकल गया, गोरखपुर के कमिश्नर हैं, नाम नहीं लेना चाहिए अधिकारी का। पता चला इतना डरा दिया इन लोगों ने, पता नहीं ये कर दिया, इतना झगड़ा करा देंगे, महापंचायत करा देंगे। वो कलेक्टर टेम्पो में बैठ के इनके घर पहुंच गए। कलेक्टर डरा दिया उसको बेचारे। सोचो आप, ये काम है इनका, इस तरह की बातें करते हैं। मैं वहां का मौजूदा विधायक हूं, मुझे सरदने की महान जनता ने, गरीबों ने, किसानों ने, हमारे मेहनत और पसीना जो निकला हमारा, उसके बदौलत जनता ने हमें वहां पर विधायक बनाया। और अगर चीजें खुलने पर आ जाएं तो दोराला और आसपास में जमीनें बहुत महंगी हैं। अगर खुलने पे जब बात आएगी, अगर सरकार खोलना चाहे तो सारी चीज खोल सकती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अतुल प्रधान भी उस क्षेत्र से विधायक है, महान जनता ने अतुल प्रधान को विधायक बनाया। मेरी भी जांच करवाइए। अगर मेरे पास कोई अवैध संपत्ति, अवैध तरीके का कोई काम है तो तत्काल सरकार उसको सीज कर दे। अगर आय से ज्यादा मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसमें ये लगे कि अतुल प्रधान किसी जमीन के काम में, किसी खनन के काम में, किसी फैक्ट्री के काम में, किसी तरह के गलत काम में इन्वॉल्व है, तो सरकार मेरे ऊपर भी कार्रवाई करे। लेकिन अगर एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते जो लगभग 4 करोड़ महान जनता सरदना की ने अतुल प्रधान को विधायक बनाया है, तो मैं जनता को सच्चाई बताकर रहूंगा, सच्चाई से जनता का सामना कराऊंगा। और आप चैनलों के माध्यम से आज मैं आपसे सब चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी 5, 7, 10 दिन बाद कुछ और चीजें मुझे अगर मिलेंगी तो मैं उनको भी आपके सामने लाकर जरूर पेश करूंगा।
बस इतना ही कहूंगा। आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, सभी जो पत्रकार साथी हैं, सभी जो चैनल हैं, कि ऐसे व्यक्ति से जब आप वार्ता करो तो ये जरूर बात करो कि आप जब मंचों पर चढ़कर बड़ी बड़ी बात बोलते हैं तो तुम्हारे जो काले कारनामे, जो काले सच्चाइयां हैं, उनका भी कम से कम पर्दा खुलेगा जरूर, पर्दाफाश होगा, और आप भी सवाल करिए उनसे।